दोस्तों, भारत के दो संगठन हैं जिन्होंने समय समय पर इतिहास रचा है। इनमें पहला है अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रहा इसरो और दूसरा है सैन्य क्षेत्रों में सेनाओं के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाला DRDO। इसरो की बात करें तो देश की जरूरत के मुताबिक इसरो ने कई बार हिंदुस्तान का सिर ऊंचा किया है, चाहे बात गगनयान की हो या चंद्रयान 2 की या फिर कोरोना महामारी में मदद करने की। इसरो ने हर बार देश में अपना अहम योगदान दिया है। अब स्थिति ये है कि विश्व की कई बड़ी स्पेस एजेंसीज इसरो के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने नासा और रॉसकोमोस जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर वनवेव की 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ इसरो ने नया इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं इसरो की सफलता की कहानी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आधारित दुनिया तेज इंटरनेट के तमाम तरीके ढूंढ रही है। भारत जैसे कई देश 5G और 6G इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की होड़ शुरू हो चुकी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप वाली कंपनी वनवेव इस मामले में मुख्य प्रतिद्वंदी है। स्टारलिंक ने कई देशों में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इन दोनों कंपनियों ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए हजारों की संख्या में सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसरो ने भी वनवेव के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं वनवेव कंपनी क्या करती है। दरअसल पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे लियो सैटेलाइट का नेटवर्क है और इस नेटवर्क के पीछे यूके की कंपनी वनवेव। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये अब तक कुल 618 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है, जिनमें से 588 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके वनवेव पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहती है, यानी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना चाहती है। यूके की सरकार और भारत की एक कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेज वनवेव कंपनी के दो बड़े शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी ने कहा है कि इस लॉन्च से दुनिया भर में कम्युनिटीज, बिजनेस और सरकारों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे पूरे भारत के कस्बों, गांवों, स्कूलों के साथ साथ दुर्गम जगहों में भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। हालांकि वनवेव पहले एक रूसी स्पेस एजेंसी के जरिए अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली थी, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के चलते रूसी एजेंसी ने प्लान रद्द कर दिया। उसकी दो मांगें थीं, एक कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ न किया जाए और दूसरी ये कि यूके की सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दे। आप तो जानते ही हैं कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है, इसीलिए रूस को भी इन सैटेलाइट्स से अपनी जासूसी का डर था। इधर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एरियन स्पेस अपना एरियन 5 रॉकेट रिटायर कर चुकी है। एरियन 6 के लॉन्च में देर हो रही थी। अब वनवेव को सिर्फ स्पेसएक्स और इसरो से मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्पेसएक्स ने वनवेव के भी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन वो अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक भी डेवलप कर रहा है। ऐसे में वनवेव ने भारत के साथ 72 सैटेलाइट्स के लॉन्च की डील की थी, जिसे भारत ने 2 बार में पूरा कर दिया है। साल 2020 में भारत ने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल दिए थे। भारत समय समय पर दूसरे देशों की कंपनियों के सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहा है, लेकिन फिलहाल भारत की इस ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, लेकिन सुधार का काफी स्कोप है। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक भारत की हिस्सेदारी 10% हो जाए। इसके लिए इसरो भी अपने लॉन्च बढ़ाएगा और स्काई रूट और अग्निकुल जैसी प्राइवेट कंपनियां भी। ये कंपनियां फिलहाल अपने स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने में लगी हुई हैं। इसरो की कमर्शियल फर्म NSIL ने वनवेव के 72 सैटेलाइट्स को 2 चरणों में लॉन्च करने के लिए करीब 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। NSIL का ये प्रक्षेपण इसरो के कमर्शियल पहलू से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे स्पेस कारोबार के जरिए देश में अरबों डॉलर आने की संभावनाओं को भी बल मिला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसके पास अंतरिक्ष सेवाओं की आपूर्ति के लिए उद्योग के जरिए बने रॉकेट्स और उपग्रह हासिल करने की भी जिम्मेदारी है। वनवेव का 36 सैटेलाइट्स का पहला बैच LVM-3M2 मिशन पिछले साल यानी 23 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता से स्थापित कर दिया गया था। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा होती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी के चारों ओर 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। इस ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट की गति 27000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही वजह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तेजी से मूव करता है और इसे टारगेट करना आसान नहीं होता है। सभी सैटेलाइट्स सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किए गए थे। इस रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है। 5796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बना। ये 8000 किलो के सैटेलाइट्स का भार उठा सकता है। LVM-3 की बात करें तो ये 3 चरणों में लॉन्च करने वाला व्हीकल है। इसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट हैं। इसरो की ओर से कहा गया है कि इसमें पेलोड एडॉप्टर है और पेलोड फेयरिंग है।
ये रॉकेट 640 टन का वजन उठा सकता है। LVM-3 भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। OneWeb सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट पर 1200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर काम करती है। यह लॉन्च इसलिए अहम था क्योंकि अब इसरो भारी कमर्शियल रॉकेट्स के लॉन्च वाले मार्केट में स्थापित होने लगा है। और सिर्फ नाम ही नहीं हो रहा है, इसरो को OneWeb के साथ हुई डील से 1000 करोड़ की कमाई भी हुई है। कमर्शियल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी डेवलप कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तुलना में वक्त और पैसा कम लगता है। OneWeb का कहना है कि इस साल के आखिर तक अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दुनिया भर में शुरू हो जाएंगी। फिलहाल OneWeb 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर स्थित देशों अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप में अंतरिक्ष से इंटरनेट मुहैया करा रहा है। OneWeb के इस साल के अंत में भारत में सेवाएं शुरू करने की योजना है। हालांकि इसके लिए भी सभी नियामक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जानी बाकी है। OneWeb ने भारत के दूरसंचार विभाग से GMPCS उपग्रह सेवाओं से वैश्विक मोबाइल निजी संचार से परमिट हासिल कर लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि OneWeb में इंडियन कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस की भी हिस्सेदारी है। OneWeb का मिशन पूरा होने से भारत में डिजिटल डिवाइड को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। OneWeb की सेवा से भारत के छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांव देहातों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कम कीमत और बिना किसी बाधा के पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे देश के सुदूर कोनों तक तेज गति से इंटरनेट सेवा पहुंच पाएगी। इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ इस मिशन को देश और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक बता चुके हैं। OneWeb की योजना पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद इंटरनेट की दुनिया का काया पलट होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि इसरो और भारतीय एंटरप्राइजेज के जरिए इस मुहिम में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब आपको बताते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। मौजूदा समय में इंटरनेट या तो केबल से चलता है या फिर टावर से। अब सोचिए कि आपका टीवी कैसे चलता है। टीवी के लिए एक डिश एंटीना लगा होता है और आप तमाम चैनल्स बड़े आराम से देख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टीवी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क पर चलते हैं। सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क भी ठीक इसी तरह काम करेगा, जिसमें किसी भी तरह के केबल या टावर की जरूरत नहीं होगी। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट सीधे आपके घर का इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा देंगे। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। हालांकि एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट में लेजर वेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का फायदा यह है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। स्टारलिंक का कहना है कि वो आने वाले समय में 300 Mbps तक की स्पीड वाला इंटरनेट देगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हमारी पृथ्वी करीब 8000 सैटेलाइट से घिरी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अकेले 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है और यह तादाद लगातार बढ़ रही है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइट पॉल्यूशन यानी प्रकाश के प्रदूषण और सैटेलाइट्स के घेराव के चलते रात में स्पेस की गतिविधियां देख पाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की कई एस्ट्रोनॉमी लैब्स में किए गए शोध में पाया गया है कि लाइट पॉल्यूशन की वजह से रिसर्चर्स को सही ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी समस्या है ट्रैफिक की। जैसे सड़क पर भीड़ से हादसे की आशंका रहती है, उसी तरह सैटेलाइट्स के बढ़ने से स्पेस में ट्रैफिक बढ़ रहा है। अभी यह समस्या छोटी है, लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बड़ी होती जाएगी। तीसरी समस्या है मलबे की। सैटेलाइट्स अपने मिशंस के खत्म होने के बाद अंतरिक्ष में मलबा तैरता रहता है। स्पेस में भी मलबा जितना कम हो उतना ही अच्छा है, इसलिए जरूरी है कि सैटेलाइट लॉन्च उतने ही किए जाएं जितने जरूरी हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।